हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आज सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत हम निदर्शन से जुड़ी बातों का अध्ययन करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। निदर्शन एवं संगणना पद्धतियों का अर्थ एवं परिभाषाएं। निदर्शन, जिसे हम अंग्रेजी में सैम्पलिंग और हिंदी में प्रतिदर्शन, प्रतिचयन के नाम से भी जानते हैं, यह विधि सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह निश्चित करना पड़ता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित करने की विधियां हैं: संगणना विधि और निदर्शन विधि। संगणना विधि, जिसे हम सेंसस मेथड भी कहते हैं, इस विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र यानी यूनिवर्स अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। इसका सर्वोच्च उदाहरण हमारे देश में होने वाली प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। जनगणना सेंसस इस विधि का एक उच्च कोटि का उदाहरण है। सामाजिक अनुसंधान में संगणना विधि के साथ साथ एक दूसरा तरीका अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है, जब हम समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह विधि निदर्शन विधि कहलाती है। इसके एक उदाहरण हम देखते हैं कि यदि हम किसी महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा समाज में व्याप्त पंजाब समस्या पर विचार जानना चाहें तो संगणना विधि में हम महाविद्यालय के सभी छात्रों से संपर्क स्थापित करेंगे, जबकि निदर्शन पद्धति में कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करके समस्त छात्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इस कारण से संगणना प्रविधि की उपयोगिता एवं गुण निदर्शन पद्धति की उपयोगिता एवं गुण से कुछ भिन्न है। यहाँ हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संगणना विधि का प्रयोग हम तब अधिक उपयुक्त मानते हैं जबकि हमारा अध्ययन क्षेत्र सीमित हो तथा यदि अध्ययन क्षेत्र में फैली इकाइयाँ विविध गुणों वाली हों यानी कि विजातीय समग्र हो, तब भी संगणना विधि का उपयोग उचित होता है। तीसरा, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना अति आवश्यक हो तब संगणना विधि का प्रयोग सामाजिक अनुसंधानों में किया जाता है। या एक और उपयोगिता, जब परिशुद्धता अत्यधिक मात्रा में अपेक्षित हो। अध्ययन में यदि हमारे जो निष्कर्ष हों उनमें परिशुद्धता बहुत अधिक अपेक्षित हो, तब भी हम संगणना विधि का प्रयोग करना उचित मानते हैं। और एक और उपयोगिता तब साबित होती है जब अनुसंधानकर्ता के पास अध्ययन के लिए साधन पर्याप्त हों, अर्थात अनुसंधानकर्ता के पास धन, समय और श्रम की कमी ना हो, तब भी हम संगणना पद्धति के द्वारा अधिक से अधिक परिशुद्ध निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करते हैं। इन उपयोगिता के आधार पर जो संगणना विधि के प्रमुख गुण सामने आते हैं वे हैं: संगणना अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्य एवं सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होती हैं, क्योंकि हम इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा गुण, संगणना विधि में प्रत्येक इकाई के बारे में
विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। फलस्वरूप समस्या संबंधित कोई भी पक्ष छूटने नहीं पाता तथा जब क्षेत्र की इकाइयों में अनेक विविधताएं एवं विभिन्नताएं हों, समग्र विजातीय हो, तब संगणना विधि ही एकमात्र उपयुक्त विधि मानी गई है। किंतु इन सब गुणों और उपयोगिताओं के बावजूद संगणना पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं का भी अध्ययन करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। पहली सीमा है विशाल क्षेत्र, यानी अध्ययन का क्षेत्र यदि विशाल और विस्तृत है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित होना संभव नहीं हो, जैसे हमने पहले कहा कि समय, धन और श्रम तीनों की यदि पर्याप्त मात्रा अनुसंधानकर्ता पर नहीं है, तब यह स्थिति पैदा होती है, तब संगणना विधि का प्रयोग करना उचित नहीं होता और उसके स्थान पर हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना उचित मानते हैं। दूसरी बात खर्चीली विधि है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि संगणना पद्धति का प्रयोग समय, धन और श्रम की दृष्टि से अत्यंत खर्चीला है, क्योंकि इसमें हमें बहुत अधिक धन की, समय की और श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें प्रत्येक इकाई से संपर्क करना होता है और कई बार हम एक ही इकाई से कई बार संपर्क करके तब उससे सूचनाएं प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसलिए इस संगणना प्रविधि में बहुत अधिक व्यापक संगठन और श्रम की आवश्यकता होती है, तब जाकर कोई कार्य, अध्ययन कार्य संभव होता है। इस कारण से यदि हम पर समय, धन और श्रम पर्याप्त नहीं हो, तब हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना ही उचित मानते हैं। तीसरी बात, अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य पर भी इन विधियों का प्रयोग करना निर्भर करता है। यदि हमारा समग्र सजातीय हो तथा निदर्शन विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में बहुत अधिक अंतर ना हो, तो संगणना विधि का उपयोग अनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि तब हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वह निदर्शन पद्धति द्वारा किए गए अध्ययन के लगभग समकक्ष होगा। तो ऐसी स्थिति में भी संगणना प्रविधि का उपयोग करना उचित नहीं होता। अब हम बात करते हैं निदर्शन पद्धति की। जैसे हम पहले कह चुके कि समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग यद्यपि अतीत प्राचीन काल से होता रहा है और हम दैनिक जीवन में भी इस विधि का प्रयोग निरंतर करते हैं। इवन गृहिणियाँ भी समय समय पर इसका उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करती हैं। जैसे यदि चावल दाल पका रही हैं तो उसमें से हम कुछ दाने निकाल कर ये मालूम कर लेते हैं कि दाल पकी है, चावल पके हैं या नहीं। इसी तरह से बाज़ार में हम जाते हैं गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि खरीदने, तो जब हम ज़्यादा मात्रा में खरीदते होते हैं तो कुछ मुट्ठी भर दानों के आधार पर ही हम समस्त अनाज और दालों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। डॉक्टर एक बूंद रक्त की लेकर उसका परीक्षण करके संपूर्ण रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह सभी सैम्पलिंग मेथड के उदाहरण हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हम दिन प्रतिदिन घटनाओं में देखते हैं, अपनी क्रियाओं में देखते हैं। निदर्शन की परिभाषा और अर्थ की बात करें तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इस विधि को समझाया है। गुड एंड हार्ट ने एक निदर्शन को समझाते हुए कहा है कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। लघुत्तर मतलब कि छोटे से छोटा समूह जिसके आधार पर हम संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, इसलिए इसकी कुछ निश्चित सीमा होती है। पीवी यंग ने भी कहा है कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। यानी कि नंबर जो है उसमें इकाइयाँ जो हैं
वो इतनी लेनी पड़ती हैं कि उससे हम संपूर्ण समूह के बारे में अनुमान लगा सकें। वहीं बोगार्डस के अनुसार निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। जिनेपाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है, जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है। इस प्रकार निदर्शन प्रविधि के द्वारा हम एक विशाल समूह का अध्ययन बहुत सीमित मात्रा में इकाइयों का अध्ययन करके पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें हमें समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है। इस कारण से निदर्शन पद्धति सामाजिक अनुसंधानों में अधिक उपयोगी साबित होती है। धन्यवाद।